हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने कल के क्लास में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। तो ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम लोग जिस मेथड से कर रहे हैं उसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं जो कि P है और एक दूसरा वेक्टर लेते हैं जो कि इसके हेड से स्टार्ट होगा। इसको मान लेते हैं कि ये Q वेक्टर है। ये क्या है? Q है। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये ट्रायंगल का थर्ड साइड, जो कि हमने पहला पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हैं तो जो थर्ड साइड होगा, अगर उनको ट्रायंगल के रूप में दिखाएं तो जो दो साइड दिखाएंगे और जो थर्ड साइड आएगा वो इसका रिजल्टेंट बताएगा या इसका एडिशन बताएगा। ठीक है, तो ये आर पी प्लस क्यू होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, तो फाइनली हम लोग कहाँ से कहाँ गए? यहाँ से यहाँ गए। तो ये रिजल्टेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उसके बीच अगर आप एक एरो ड्रॉ कर देंगे तो वो आपको बता देगा फाइनल वेक्टर। जैसे इनिशियल पोजीशन यहाँ है, इसको मान लीजिए ओ लिया, ओ से ए तक गए, फिर यहाँ से बी तक गए, तो ओ से ए से बी, यानी फाइनली ओ से बी तक गए। तो ओ से बी के बीच अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों का। इन दोनों को ऐड करने पे जो वेक्टर मिलेगा वही होगा। अब सपोज़ मानते हैं कि ये जो दो वेक्टर हैं पी को आगे बढ़ाएंगे और ये जो क्यू है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये ए था, बी था, इसको मान लिया कि ये सी है। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। या परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है? ए बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस, यानी कि ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ए बी है, ए बी का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, ये चूँकि ए बी क्यू वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्यू हो गया, तो इसको कह सकते हैं क्यू साइन थीटा। क्यू साइन थीटा यानी बी सी क्या हो गया? इसको कह सकते हैं क्यू साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से कॉस थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। दैट मीन्स बेस इसमें क्या है? ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? ए बी है। तो अब यहाँ से फिर आप देखें, अगर ए सी को करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी इंटू कॉस थीटा। ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ए बी हमने पहले ही बताया था, ए बी क्या है? क्यू है, तो ये हो गया क्यू कॉस थीटा, यानी ये ए सी क्या हो गया? ये हो गया क्यू कॉस थीटा। यानी आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये आगे आपको फिजिक्स में बहुत काम आएगा, कि अगर कोई कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो थीटा से जो सटा हुआ भाग रहेगा, जो थीटा से लगा हुआ भाग रहेगा, जैसे ये ए सी क्या है? ये थीटा से जॉइंट है, तो थीटा से जो जॉइंट है उसको क्या करते हैं? कॉस में वो आ जाता है। आप देखिए, थीटा से जो जॉइंट है ए सी, वो क्या आया? कॉस में आ गया, यानी इसका कॉस ये हो जाएगा। और जो दूर रहता है, अगर इसी को हम यहाँ पे तो नहीं दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसे से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, तो ये इसके इक्वल होगा। तो
वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाता है। परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, जो थीटा से दूर है, और थीटा के पास वाला कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप आगे भी रिजल्टेंट वेक्टर कोई तोड़ना हो, जैसे कोई अगर ऐसे वेक्टर हो, सपोज ऐसे, जैसे ये क्यू है, ये थीटा है, आपको इसको ब्रेक करना हो, ठीक है, आपने क्या देखा, ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, जो थीटा के बगल वाला था, और ये क्यू साइन थीटा, यानी ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा हो जाएगा। यानी देखिए थीटा के बगल वाला हमेशा कॉस थीटा होता है, और थीटा का जो अपोजिट होता है, थीटा से जो दूर होता है, वो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमेशा मैं आपको वेक्टर को ब्रेक करने में काम आएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज क्या कर सकते हैं हम लोग को आर निकालना है। ठीक है, और पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस, ये बड़ा वाला आप ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ सी बी, इन ट्रायंगल, ये वाला हमने किस ट्रायंगल में लिया, ये छोटे वाले ट्रायंगल में लिया, इन ट्रायंगल ए सी बी, और अब जो हम ले रहे हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ सी बी, ट्रायंगल ओ सी बी में हम लोग ले रहे हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ा है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर हो गया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी क्या है, ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी, इसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं ओ ए क्या है, ओ ए ये पी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी होगा, लेंथ पी ही होगा, तो ओ ए के जगह पे हमने लिख दिया पी, प्लस ए सी, ए सी, ए सी हमने क्या निकाला था, क्यू कॉस थीटा, यहाँ से निकाला था ना, ए सी क्या है, क्यू कॉस थीटा, यानी पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है, बी सी, ये हमने क्या निकाला था, क्यू साइन थीटा, यानी ये हो गया क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। और ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ओ बी का मैग्नीट्यूड आर है, क्योंकि इसका लेंथ जो है हमेशा इसका मैग्नीट्यूड बताता है, तो इसको हम लोग ओ बी को लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अब क्या हो गई, इसका स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, ये इसका स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसमें बचा, प्लस यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस ये क्या है, 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और ये क्या हो जाएगा 2pq कॉस थीटा, यानी इसका वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग एंगल निकालना चाहेंगे, एंगल निकालते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इनिशियल वेक्टर से क्या एंगल निकालता है, ये निकालना है। ठीक है, तो tan अल्फ़ा
इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फ़ा क्या होगा? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है? कोई ट्रायंगल में tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस क्या है? OC। ठीक है, यानी tan अल्फ़ा क्या हो गया? BC को हम लोग क्या लिखेंगे? Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई BC क्या है? OA प्लस AC, यानी ये हो गया Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई OA हो गया P, और AC क्या लिखा था हमने? Q कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना हो गया, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आया था? आप देख लीजिए, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। इसलिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। तो हम लोगों को दोनों चीज़ पता चल गया। रिजल्टेंट जो वेक्टर आया उसका डायरेक्शन ये होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आया था? मैग्नीट्यूड क्या आया था? आप देखिए, मैग्नीट्यूड आया था R इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यही आया था ना मैग्नीट्यूड। यानी आपको दोनों चीज़ रिजल्टेंट वेक्टर का पता चल गया। यहाँ थीटा क्या था? थीटा था P एंड Q के बीच का एंगल। तो अगर कोई वेक्टर इस तरह से दिए रहेगा और उसके बीच का एंगल आपको पता रहेगा, तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे और उसका डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजल्ट सेम ही आएगा, बस उसको निकालने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो हम एक पैरालेलोग्राम ड्रॉ करेंगे। यह है P वेक्टर, यह है Q वेक्टर, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, क्योंकि इसके पैरेलल है। और इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। अब इसका एक डायगोनल हम लोग बनाते हैं ऐसे, डायगोनल वेक्टर। तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा। ये दिस प्लस दिस भी होगा और दिस प्लस दिस भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पहले भी देखा था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज ये O है, A है, B है, C है, और ये मान लीजिए ये D है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर ये थीटा है, यानी P और Q के बीच का एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा? Q साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? Q कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम पैरालेलोग्राम लॉ से फिर से देखेंगे। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर, OB स्क्वायर, यानी OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यानी OB को क्या कर सकते हैं? R स्क्वायर कर सकते हैं। OB R है, और ये OC क्या हो जाएगा? फिर से वैसा ही हो जाएगा, OA प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, OA क्या हो जाएगा? अब पहले जो ट्रायंगल में था सब सेम चीज़ है, P स्क्वायर प्लस Q, AC क्या हो जाएगा? Q कॉस थीटा, सॉरी P प्लस Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC क्या हो जाएगा? Q साइन थीटा।
इसका होल स्क्वायर। तो फिर से क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई, और प्लस ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 1 हो गया, क्यू स्क्वायर इंटू 1 क्यू हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर इतना हो गया, इसलिए आर क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से tan अल्फ़ा निकालते हैं हम एंगल, ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा आप सीधे देखिए, बी सी डिवाइडेड बाई ओ सी, बी सी डिवाइडेड बाई ओ ए प्लस ए सी। ठीक है, बी सी क्या हो गया क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओ ए क्या हो गया पी प्लस ए सी क्या हो गया क्यू कॉस थीटा। इसलिए tan अल्फ़ा क्या हो गया tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, जो पिछला रिजल्ट आया था। यानी रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा, यहाँ भी यही आया था, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और रिजल्टेंट वही आया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो आप चाहें पैरेललोग्राम लॉ से बनाएं या ट्रायंगल लॉ से बनाएं, दोनों चीज़ एक ही हैं। ठीक है, अब जब ये रिजल्ट आ गया आपके पास, जब ये रिजल्ट आ गया तो अब हम लोग डिफरेंट केसेस को देखते हैं। पहला केस क्या है, अगर दो वेक्टर हैं इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब अगर ये P है और Q भी ऐसे ही है, इसका मतलब 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इंटू 1 हो गया, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इसका मतलब हो गया रूट अंडर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया r इज इक्वल टू, इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा, यानी थीटा 0 होगा तो रिजल्टेंट p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपली p और q ऐड हो जाएगा। ठीक है, और tan अल्फ़ा आप देख लो, इसी से tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा था q साइन थीटा होना चाहिए, q साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो q इंटू साइन 0 डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कॉस 0, तो पहले तो साइन 0 कितना हो गया 0 हो गया, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, यानी कि अल्फ़ा क्या हो गया 0 डिग्री। tan 0 का ही वैल्यू 0 होता है, इसलिए अल्फ़ा कितना हो गया 0 डिग्री, यानी जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, p इसी डायरेक्शन में, q इसी डायरेक्शन में, और जो r आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, और सिंपली क्या होगा वो इन दोनों का ऐड होगा, p प्लस क्यू होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर लग रहा है तो, और एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों सिर्फ सिंपली ऐड हो जाता है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, दूसरा कंडीशन लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री। तो r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपने पढ़ा पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यानी यहाँ पे लिखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0, दैट मीन्स r क्या हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
अब यहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा होता है, यानी क्यू साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, प्लस पी प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और p प्लस क्यू कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी q बाई पी, यानी अल्फ़ा क्या हो जाएगा tan इनवर्स q बाई पी। ठीक है, तो जब 90 डिग्री पे होगा तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अल्फ़ा क्या होगा tan इनवर्स q बाई पी। ये सेकंड केस हो गया। अब हम लोग थर्ड केस पे देखते हैं। थर्ड केस क्या होता है। थर्ड केस मान लिया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहला जो केस आया, सेकंड केस जो आया था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब आप समझे। पहले तो 0 का मतलब हमने समझा दिया था, 90 का मतलब हो गया अगर एक वेक्टर ऐसे है p है और इससे 90 डिग्री पे है, यानी दूसरा वेक्टर क्या है ऐसे है q, ये है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसका अल्फ़ा जो ये एंगल होगा, ये अल्फ़ा एंगल tan इनवर्स क्यू बाई पी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ऐसे है p ऐसे है तो q कैसे होगा 180 डिग्री ऐसे। ये क्या कितना एंगल हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। दैट मीन्स ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये क्या होता है, ये हो जाएगा रूट अंडर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो r अगर इतना होगा तो रूट हटाएंगे, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, और tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा q साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कॉस 180 डिग्री। तो q साइन 180 डिग्री क्या होता है, साइन 180 डिग्री होता है 0, q को 0 से डिवाइड करेंगे, प्लस p प्लस क्यू कॉस 180 होता है -1, तो ये 0 हो गया, 0 से कुछ को भी डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री भी हो सकता है, या एक और केस हो सकता है tan 180 डिग्री भी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, क्योंकि tan 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ r इज इक्वल टू पी माइनस क्यू होगा, p माइनस क्यू होगा। ठीक है, और इसका एंगल जो होगा या तो थीटा के, या तो हम लोग इनिशियल पहले वेक्टर से लेते थे अल्फ़ा, तो या तो अल्फ़ा 0 होगा, यानी अल्फ़ा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। वो किस किस केस में होगा, जब ये p माइनस क्यू p बड़ा होगा, जब p ग्रेटर दैन q होगा, इससे बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और इसी लाइन पे होगा, यानी कि थीटा 0 हो जाएगा और p माइनस क्यू होगा। ठीक है, और 180 डिग्री भी हो सकता है। 180 डिग्री किस केस में होगा, जब q बड़ा हो जाए, q जब बड़ा हो जाएगा तो q बड़ा होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर, अगर हम p और q का निकाल रहे हैं और q बड़ा है तो इसमें से कुछ घट जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये थोड़ा सा लाइन मान लीजिए ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यहीं तक रहेगा। ठीक है,
क्योंकि कुछ ये p जो है उसको माइनस कर देगा, लेकिन उसका डायरेक्शन फिर किस तरफ होगा, जो बड़ा वेक्टर है q की तरफ ही होगा, यानी कि उसका एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री होगा इस केस में क्या होगा, q बड़ा होगा, और जब 0 डिग्री आएगा उस केस में क्या होगा, p बड़ा होगा। ठीक है, तो ये 180 डिग्री में दो चीज़ें हो सकती हैं, r इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, वही मैग्नीट्यूड होगा, और जो बड़ा होगा उस तरफ उसका डायरेक्शन होगा। अगर q बड़ा हुआ तो q की तरफ, p बड़ा हुआ तो p की तरफ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, 180 डिग्री वाला केस आप लिख लीजिए थोड़ा सा। 10 द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू vectors acting in opposite direction is equal to the difference in the magnitude of the vectors. The resultant acts in the direction of the larger वेक्टर। तो मैंने अभी बताया कि 180 डिग्री पर अगर रहे, ऐसे है P है, ये Q है, इनके बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर का माइनस, P माइनस Q या Q माइनस P। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा लार्जर वेक्टर की तरफ, डायरेक्शन किधर होगा, लार्जर वेक्टर की तरफ। मतलब अगर Q बड़ा है तो Q की तरफ, P बड़ा है तो P की तरफ, जो बड़ा होगा उस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग केसेस में रिजल्टेंट को निकाल लिया। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। अब हम लोग वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन of a vector by a real number। ठीक है, एक वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे सपोज n इंटू ए वेक्टर किया, इसका मतलब a में n से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n को मल्टीप्लाई करेंगे a वेक्टर से तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर a, इसका मतलब सीधा होता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 5i है कोई वेक्टर और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो 25i हो जाएगा, 25i, मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर a बाय अ रियल नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर and we get the vector NA which has
which has the same direction A and magnitude in A। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। If a vector is multiplied by अ निगेटिव रियल नंबर, पहले हम लोगों ने पॉजिटिव रियल नंबर देखा, अब निगेटिव रियल नंबर की बात करते हैं। किसको अगर निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दैट इज़ सपोज -n एक क्या है, निगेटिव रियल नंबर है, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन हमने बताया था कि निगेटिव जैसे ही लग जाता है तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है वेक्टर का। तो लिखेंगे द मैग्नीट्यूड चूँकि n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n टाइम्स हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बिकम्स कितना हो जाएगा, NA हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस है इसलिए अपोजिट हो जाएगा, बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, -n इंटू ए को कैसे लिखेंगे हम, -na। जैसे अगर हम मान लीजिए b है, उसको कोई b = -2a लिख रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि b का मैग्नीट्यूड a के डबल है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, a के अपोजिट है। जैसे अगर कोई a वेक्टर है, ठीक है, ये a वेक्टर हो गया, ठीक है, और -2b, पहले तो 2b क्या होगा, 2b इसका डबल होगा, ऐसे ये हो जाएगा 2b, लेकिन -2b अगर कहेंगे, सॉरी 2a क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा, इसका डबल, लेकिन कह रहा है -2a का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में डबल, ये हो जाएगा -2a। इस डायरेक्शन में 2a होगा तो -2a क्या होगा, इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टीज आपको बताया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, लिखते हैं इफ़ वी मल्टीप्लाई, अब नोट कर लीजिए, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर a by a scalar s, सपोज s है s, तो रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट इज अनदर वेक्टर with direction of A but magnitude SA if ऐसे हो जाएगा।
समझिए, जैसे इंटीजर में देखा था वैसे ही सिमिलर हो रहा है। अगर एस है कोई स्केलर, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका डायरेक्शन वही रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एस इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस हुआ। और अगर मान लीजिए एस निगेटिव है, इफ़ एस इज़ निगेटिव, कोई स्केलर है क्वांटिटी जो कि निगेटिव है, निगेटिव, तो एस ए क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जैसे ही निगेटिव होता है तो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे हैज़ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि आप देखिए ए इज इक्वल टू क्या है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या बता रहा है, टुवार्ड्स नॉर्थ, और एक स्केलर क्वांटिटी है 2 सेकेंड। टाइम क्या है, टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है 2 सेकेंड। अब मान लीजिए कि एस को ए से मल्टीप्लाई कर दिए, एस इंटू ए, इसका मतलब क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ इंटू क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर नॉर्थ। मीटर पर सेकंड का मतलब समझ रहे हैं, मीटर बाई सेकंड। तो मीटर बाई सेकंड इंटू सेकंड करेंगे तो क्या होगा, सेकंड कट जाएगा ना, इसीलिए मीटर लिख दिया इसको। और नॉर्थ है जो नॉर्थ रहा, यानी कि इस तरह से स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया ये, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ से है, एस का मीनिंग क्या है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप स्केलर से मल्टीप्लिकेशन समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर एडिशन ओवेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब ये कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, कह रहा है कि वेक्टर का एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है भाई, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है जैसे 2 + 3 हम लिखें, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2 या 2 + 3। ठीक है, यानी कि इसको 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, ये सेम ही होगा। उसी तरह से वेक्टर में भी a + v लिखें या b + a लिखें, ये सेम ही होता है। इसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको कैसे हम बताएंगे, देखिए इसको शो करने का तरीका है, मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, a है और दूसरा क्या है, ये v है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा r। अब इसको हम पैरेललोग्राम लॉ पे दिखाएं तो b के पैरेलल ऐसे एक ड्रॉ कर सकते हैं और a के पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये b वेक्टर ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये a है तो ये पैरेलल में a होगा। मैंने कहा था कि अगर पैरेलल सेम लेंथ का खींचेंगे तो वो सेम वेक्टर ही होगा, तो b के पैरेलल सेम लेंथ का खींचा तो वो b ही होगा, और डायरेक्शन भी सेम ही रखा। उसी तरह से a वेक्टर है, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और सेम लेंथ रखा, तो ये सेम वेक्टर ही कहलाएगा। तो अब आप देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें तो r = क्या होगा, a + b होगा। इस ट्रायंगल को लिख लीजिए O P Q T मान लीजिए। तो इन ट्रायंगल क्या है, O P Q में क्या कर सकते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐसे लिख सकते हैं, r = a + b। ठीक है, और इन ट्रायंगल आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, O T Q, इसमें क्या हो जाएगा, r = दिस प्लस दिस हो जाएगा, b + a। यानी देखिए दोनों r वेक्टर ही हैं, r = a + b भी लिखा,
आर इज इक्वल टू बी प्लस ए भी लिखा, ये पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 पहला और दूसरा इक्वेशन से क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिजल्टेंट of the vectors remains the same in whatever order they may be added। यानी दो वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट हमेशा सेम होगा, या तो ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों केसेस में रिजल्टेंट क्या होगा, सेम होगा, रिजल्टेंट सेम होगा। इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या है, वेक्टर एडिशन obeys associative law, associative law। वेक्टर का एडिशन जैसे मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव लॉ बताया वैसे ही एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे 2 + 3 + 5 सॉरी 2 + 3 + 4 मान लीजिए लिख दिया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 + 3 + 4, ये दोनों सेम ही आएगा, 5 + 4 9, 2 + 3 4 7 हो जाएगा, 7 2 9। यानी मैथमेटिक्स में जैसे एडिशन में एसोसिएटिव लॉ इसी को कहते हैं, 2 + 3 + 4 हुआ, इसमें 2 बाहर आ गया, 3 + 4 हो गया, तो इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसको वेक्टर भी फॉलो करता है, तो वेक्टर भी इसको क्या करता है, फॉलो करता है। तो आप लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the resultant of the vectors remains the same in whatever grouping they may be added। यानी किसी भी ग्रुपिंग में ऐसे प्लस ऐसे करें या ऐसे प्लस ऐसे करें, किसी भी ग्रुपिंग में रखें, इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 वेक्टर है, मान लीजिए एसोसिएटिव लॉ को दिखाने के लिए 3 वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ये ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये बी हो गया, तीसरा आप ले लीजिए ऐसे सी। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये और ये वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, यानी इसको क्या कहेंगे, ए प्लस बी कह देंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सॉरी ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, दिस प्लस दिस। अब इसी को हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं, मान लीजिए ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया, और ये सी वेक्टर हो गया। ठीक है,
अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ये कहलाएगा यहाँ से यहाँ, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक वेक्टर हम यहाँ ड्रॉ ऐसे करते हैं, ये फिर से वही वाला रिजल्टेंट है। अब इस रिजल्टेंट को कैसे लिख सकते हैं हम, दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस b प्लस सी लिख सकते हैं, यानी दोनों सेम ही चीज़ मिल रहा है ना, यानी यही वेक्टर ये भी है, यानी a प्लस बी प्लस सी कहें या a प्लस बी प्लस सी कहें, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सेम ही हो गया ना, यही तो एसोसिएटिव लॉ था। तो इससे हम लोग एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ कर लिए। ठीक है, एडिशन तो हम लोगों ने कर लिया, एडिशन कर लिया, एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती थी वो सब भी लगभग कर लिया है। अब हम लोग आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जैसे एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे वेक्टर्स। ठीक है, यानी कि ऐसा हम करना चाहते हैं, एक रिजल्टेंट जो a माइनस बी हो। ठीक है, वो बहुत ही ईजी है। मान लिया एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक वेक्टर ऐसे लग रहा है a, और एक वेक्टर ऐसे लग रहा है b, और इसके बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो अब हम a माइनस बी करना चाहते हैं, तो ये b है, तो माइनस बी क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, माइनस लगाते ही क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन, और लेंथ इक्वल होता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, माइनस बी कहेंगे। ठीक है,